हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ। डियर व्यूअर्स, ये मेरी दूसरी वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम इस चैनल पर मैथ्स के हवाले से और उसके कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात करेंगे। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं कोशिश करूँगा कि बेस से स्टार्ट किया जाए, यानी 9th क्लास से। तो आज हम लोग 9th क्लास सिलेबस की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। वो तीनों क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा, कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वी आर गिवन सम मैट्रिसेस, हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने क्या करना है, उनका ऑर्डर फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात यह है कि ऑर्डर ये क्या बला है, ये है क्या चीज़ और हम क्यों फाइंड करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या ज्योमेट्री की बात करें, उसके अंदर रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रापीजियम और बहुत सारी फिगर्स आती हैं। तो उन सब की कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं, यानी लेंथ, विड्थ। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें फाइंड करते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल हमें दी जाए और कहा जाए कि ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल किस टाइप की है, कैसी है। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई चौकोर को क्वाड्रिलेटरल अगर दी हुई है तो हमें उसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का पता होगा। तो तब ही हम जाकर बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रापीजियम है या कोई और फिगर है, या किस टाइप की फिगर है। तो इसी तरह से जब हम मैट्रिसेस को समझते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है उसका ऑर्डर। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जिस तरह से रेक्टेंगल को समझने के लिए हम उसकी डायमेंशंस यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से मैट्रिक्स को समझने के लिए उसकी भी कोई ना कोई डायमेंशन होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स के अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, एक को हम कहते हैं रोज़ और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम्स। रोज़ और कॉलम। रो मतलब कतारें, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कतारें या लाइनें, ठीक है। अब अगर कॉपी अगर आप खोल कर देखें तो उसमें लाइनें इस तरह से लगी हुई होती हैं, यूँ हॉरिजेंटली। तो जो हॉरिजेंटल हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं रोज़। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो इसमें आप देखें कितनी रोज़ हैं। एक मतलब इसके अंदर ये लाइन कवर हो रही है, दूसरी ये लाइन कवर हो रही है। तो इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज़। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। और इसके कॉलम कितने हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में होते हैं कॉलम, वो अपना वर्टिकल होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब वर्टिकली हमारे पास कितने मतलब वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। वर्टिकली 2 हैं, 1 और ये 2। तो इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। कितनी रोज़ हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से हम लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर को मेंशन करने के लिए एक्सटेंडेड वे है कि पहले हम रोज़ को लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम्स को लिखते हैं। तो इसके अंदर कितनी रोज़ थी, 2। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद अब कॉलम लिखने इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे साथ इसके 2 लिख दूँ मज़ीद तो ये तो 22 हो जाएगा। तो देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन 22 एंड टू मेंशन रोज़ एंड कॉलम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डैश डालते हैं, आगे बाय, फिर डैश और फिर ये। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। पहले क्या किस चीज़ को मेंशन करता है, पहला डिजिट रोज़ को, और दूसरा डिजिट किस चीज़ को मेंशन करता है, कॉलम्स को। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हुई, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। अब दूसरी मैट्रिक्स पे आए बी। अब इसकी हमने डायमेंशंस बतानी है, मतलब इसका ऑर्डर हमने बताना है। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक, 2 रोज़ हैं। बाय और कॉलम्स कितने हैं,
वो भी 2 हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। इसी तरह से अब इस मैट्रिक्स पे आए सी पे, इसमें कितनी रोज़ हैं, रोज़ कैसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कितनी हैं, 1, और वर्टिकल कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1/2, 1/2। यानी जब हम इसे लिखेंगे 1/2, अगर लिखा हुआ है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो हमें उसका आइडिया हो जाता है कि वो मैट्रिक्स किस टाइप की है, उसके अंदर रोज़ कितनी हैं, उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, उसकी डायमेंशंस कितनी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पे आए डी में, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, ये देखें 1 2 और ये 3। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हुई, 3 बाय कॉलम कितना है, 1 हॉरिजॉन्टल है, तो ये 1 हो जाएगा, 3/1। इसी तरह से इस पर आए ई के अंदर कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हो गई। उसके बाद डैश डालेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, और कॉलम कितने हैं, 1 2। यानी इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो हम लिखेंगे 3/2। इसी तरह से इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/1। इसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो क्या बनेगा, 3/3। यानी इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, 3/3। ये आपकी असाइनमेंट है, इसे आप खुद ट्राई करें। सेम एज इन जी के अंदर कितने थे, 1 2 3, और इसके अंदर कितने हैं, 1 2। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हुई, 2 रोज़ हुई, और कॉलम कितने हुए, 1 2 3। यानी इसका ऑर्डर होगा 2/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल जैसा कि आप जानते हैं, इक्वल का मतलब है बराबर, एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, उसकी डायमेंशंस इक्वल हो। अब डायमेंशंस से क्या मुराद थी हमारी, डायमेंशन से मुराद थी रोज़ और कॉलम्स, यानी उसका ऑर्डर। तो अगर हम ये चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब जितनी रोज़ पहली मैट्रिक्स में हैं उतनी ही रोज़ दूसरी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। और इसी तरह से कॉलम चेक करेंगे, जितने कॉलम पहली मैट्रिक्स में हैं उतने ही कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है 3, मतलब ऑर्डर क्या हुआ, 1/1। 1 रो है और 1 कॉलम है, 1/1 इसका ऑर्डर है। अब और आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है। ये 5 - 2 एक्चुअली ये 1 नंबर कंसीडर होगा। 5 - 2 मीन्स 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इट मीन्स दैट ए एंड सी बोथ हैव सेम ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, 1/1। इसके अंदर 1 रो 1 कॉलम है, इसके अंदर भी 1 रो 1 कॉलम है, तो इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। अब हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है, ऑर्डर विल बी सेम। नंबर 2, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स विल बी सेम। रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है, बिल तरतीब अरकान, मतलब पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं वो सारे सेम होने चाहिए। अब इसके अंदर अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5 - 2 मीन्स 3 ही हुआ ना, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ए एंड सी आर इक्वल। तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू सी। मज़ीद चेक करें, बी मैट्रिक्स, इसमें लिखा है 3 5। ऑर्डर चेक करें, बिल्कुल ठीक। 1 रो है, 1/, कॉलम कितने हैं, बिल्कुल ठीक, 2 कॉलम हैं। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर, 1/2। अब आप चेक करें बाकी कहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 हो। ये लिखी हुई है डी, 1/2। इसके अलावा और चेक करें, आई, ये भी 1/2। अब ये 3 मैट्रिसेस यानी बी, डी और आई, ये तीनों मैट्रिसेस ऑर्डर वाइज तो सेम हैं,
पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए। रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है? बिल तरतीब अरकान, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। अब इसमें देखें पहला एलिमेंट क्या है? 3। डी में चेक करें, पहला एलिमेंट 5, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो बी और डी के लिए फुलफ़िल हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्योंकि फुलफ़िल नहीं हो रही, इसलिए बी और डी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब और कौन सी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर सेम था? वो थी आई। अब आई में चेक करें, ऑर्डर सेम है। इसके अलावा बाकी चेक करें, पहला एलिमेंट 3, पहले एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट 3 + 2 5। तो क्या हुआ? सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड, देयरफॉर बी एंड आई आर इक्वल, बी इक्वल टू आई। नेक्स्ट चेक करें सी, सी को हम चेक कर चुके, ए इज इक्वल टू सी था। अब हम चेक करते हैं डी को। डी का ऑर्डर वाइज तो वो बी और आई के इक्वल थी। डी मैट्रिक्स ऑर्डर वाइज, डी मैट्रिक्स ऑर्डर वाइज बी और आई के इक्वल थी, लेकिन रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम ना होने की वजह से डी को हमने इक्वालिटी से निकाल दिया था। तो और तो कोई मैट्रिक्स ऐसी नहीं है जिसका ऑर्डर यही हो, तो इसका मतलब डी किसी के भी इक्वल नहीं है, डी को हम फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, ये फ्री है, आज़ाद उम्मीदवार है ये। तो ये जो डी है ये बिल्कुल अलहदा हो गया, इसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार है, ये अलहदा हो गया, इसको निकाल देंगे, मतलब इसके इक्वल कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ई। सबसे पहले ऑर्डर चेक करें, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो क्या हुआ? 2/2। नेक्स्ट और देखें, और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है? एफ नहीं है, जी नहीं है, ये 2 एलिमेंट्स नहीं, एक्चुअली एक एलिमेंट है। 3 - 1 इट मीन्स दैट दिस इज़ 2, एंड 3 + 3 इट मीन्स दिस इज़ 6। तो ये एक अलहदा चीज़ है। तो ई 2/2 ऑर्डर है। उसके बाद एच देखें, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ऑर्डर वाइज ये दोनों इक्वल हैं, जस्ट ऑर्डर वाइज। अभी एलिमेंट्स को चेक करना है। इसके एलिमेंट्स चेक करें, 4 0, इसके एलिमेंट्स 4 0। सेकेंड रो में देखें ई के अंदर 6 2, एच के अंदर सेकेंड रो में देखें 6 2, तो सेम हो गया। इसका मतलब ऑर्डर वाइज भी सेम हो गया और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इसके इक्वल हैं। इट मीन्स दैट ई एंड एच आर इक्वल। इसके अलावा और देखें, मे बी कोई और मैट्रिक्स भी हो जो कि इसके इक्वल हो। आई नहीं, आई को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जे 2 रोज़ और 2 कॉलम, ये सिंगल एलिमेंट्स हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी वही है। फिर एलिमेंट्स चेक करें, ये 4 हो गया, 0 6 2, तो इधर भी वही है, 4 0 6 2। इट मीन्स दैट ई एच एंड जे, these 3 matrices are equal। तो हम लिखेंगे E is equal to H is equal to J। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब देखें F को, देखें क्या है इसका ऑर्डर? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। और देखें किसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं? ऑब्वियसली G के अंदर हैं। ये 2 रोज़ और 1 कॉलम, सॉरी इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। एलिमेंट वाइज चेक करें, 2 इधर क्या लिखा हुआ है, 3 - 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट 6, इधर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 + 3 6। तो इट मीन्स दैट एफ एंड जी, these 2 matrices are order wise same and respective elements are also same, so F and G are 2 equal matrices। तो हम लिखेंगे F is equal to G। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले डायमेंशंस यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितनी रोज़ पहली मैट्रिक्स में हैं उतनी ही रोज़ दूसरी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। इसी तरह से जितने कॉलम पहली मैट्रिक्स के अंदर हैं उतने ही कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो ऑर्डर सेम हो। नेक्स्ट उसके बाद हम चेक करते हैं उसके एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है हमारी? रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ये मुराद है कि बिल तरतीब अरकान आपस में बराबर हों। बिल तरतीब अरकान से क्या मुराद है? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल।
तो ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ऐसी कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा हो, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन है। तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है। हमें ये बताया गया है कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब सबसे पहले चेक करें इसका ऑर्डर। हमें ये बताया गया है कि दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसके कितनी रोज़ हैं? 1 और ये 2। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 और ये 2। तो 2 रोज़ इसके अंदर हैं, 2 रोज़ इसके अंदर हैं। कॉलम चेक करें, 1 2, इसके अंदर 1 2, तो कॉलम भी सेम है। तो इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 2 by 2 एंड दिस मैट्रिक्स हैज़ आल्सो हैज़ ऑर्डर 2 by 2, तो ऑर्डर वाइज सेम है। तो जब ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट c माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3। नेक्स्ट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर इक्वल है। तो सबसे पहले इनको इक्वल लिखकर हम कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं। नंबर 1, a प्लस सी इज इक्वल टू -7, वी नेम इट एज इक्वेशन 1। नेक्स्ट a प्लस 2b इज इक्वल टू ये क्या था? ये 0 है। इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 0 था। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन 2। नेक्स्ट c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसके इक्वल होगा, वी नेम इट एज इक्वेशन 3। फर्दर 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, वी नेम इट एज इक्वेशन 4। नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस। हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं? 4 इक्वेशंस हैं। हमने इन चारों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a b c d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ आप ये चेक करें कि इन चारों इक्वेशंस के अंदर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर a b c d में से कोई एक यूज़ हो रहा हो, कोई एक एलिमेंट यूज़ हो रहा हो a b c d में से। दैट इज़ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में सिर्फ c यूज़ हो रहा है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इक्वेशन 4 में d यूज़ हो रहा है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहले हम इक्वेशन 3 से स्टार्ट करते हैं। इधर लिख लें फ्रॉम 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 लेफ्ट साइड पर है, इसको जब हम राइट साइड पर लेकर जंप कराएंगे इसको, तो क्या होगा? वो हमारे बाप का राज नहीं है कि इधर से उधर ले जाएं, उधर से इधर ले जाएं। देयर मस्ट बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर -1 उधर जाएगा तो क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 8th क्लास में भी, उससे प्रीवियस 7th क्लास में भी, कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम लेफ़्ट साइड से राइट पर लेकर जाएं या राइट से लेफ़्ट पर लेकर आएँ तो क्या होता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। इसका साइन अब देखें, 1 का साइन क्या है? -1 है ये। इट मीन्स दैट इट हैज़ नेगेटिव साइन। when it moves towards right side, its sign becomes +1. So we will get c is equal to 3 plus 1, that is c is equal to 4. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? c की वैल्यू आ गई, c is equal to 4. उसके बाद इक्वेशन 4 को यूज़ करें। फ्रॉम 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब इस साइड पे लिखा हुआ है 2d, तो कोशिश करें जो जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है वो सारी चीज़ें एक साइड पर होनी चाहिए ताकि हम उसे फाइंड कर सकें। तो ये 2d इधर जब ये राइट साइड पर मौजूद है तो इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन मौजूद है? जहाँ पर कोई भी साइन ना लिखा हुआ हो वहाँ पर अंडरस्टूड होता है कौन सा साइन होगा? एग्जैक्टली पॉजिटिव साइन होगा। जहाँ जिस एलिमेंट के साथ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। तो इस 2d के साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसको जंप करा के लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका साइन
साइन चेंज होगा ना, अभी हमने ये डिस्कस किया था, तो इसका साइन चेंज होगा और क्या बन जाएगा ये, दिस विल बिकम -2d। तो हम लिखेंगे 4d माइनस 2d। अब यहाँ पे ये 6 मौजूद है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। अगर इसको मैं राइट साइड पर जंप करा कर लेकर जाऊँ तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर -6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। बिल्कुल ठीक, तो हम लिखेंगे 6। मैंने इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा, इट मीन्स दैट इट हैज़ पॉजिटिव साइन। नाउ 4d माइनस 2d, 4d में से अगर 2d को माइनस किया जाए, 4 में से 2 चीज़ें, अगर 4 कुर्सियाँ हैं उनमें से हम 2 कुर्सियाँ निकाल दें तो बाकी कितनी कुर्सियाँ बचेंगी, 2 बचेंगी। तो ऑब्वियसली 4d माइनस 2d विल गिव अस 2d। 2d इज इक्वल टू 6। नाउ दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय d। 2d का क्या मतलब है, 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 2 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। या दूसरा मेथड ये है, हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दिस 2 विल बी कैंसल्ड एंड ये 2 3s आर 6, सो वी विल गेट d इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हमारे पास D का आंसर आ गया। हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली, C और D। अब और क्या फाइंड करना है, A B C D, 4 में से 2 आ चुके हैं, बाकी हमने फाइंड करना है A और B को। जगह कम है तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ओके। अब आप देखें हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी, हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी। अगर मैं इसी C की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, C की जगह 4 अगर पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारे पास A कांस्टेंट बाकी बचेगा और उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C की वैल्यू 4 पुट कर दें तो क्या बनेगा, A प्लस C की जगह उसकी वैल्यू 4 आ जाएगा। A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे मौजूद है, इसे दूसरी तरफ लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ साइन चेंज होगा। एग्जैक्टली तो ये बनेगा A इज इक्वल टू -4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A। 3 चीज़ें आ गई। अब और हमने क्या फाइंड करना है, A B C D में से 3 आ गए, A आ गया, C आ गया, D आ गया, बाकी एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, क्या है वो, B। तो हमने अब B की वैल्यू फाइंड करनी है। और इक्वेशन कौन सी बची हुई है, सबके साथ कुछ ना कुछ हमने सलूक कर लिया। इक्वेशन 3 को हिला लिया, इक्वेशन 4 को हिला लिया, इक्वेशन 1 भी हमारे पास हिल चुकी है, बाकी क्या बचा है, इक्वेशन 2। तो अब ये A की वैल्यू -4 इक्वेशन 2 में पुट करें, हमारे पास B कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। ये 2 मैंने रोमन में लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो वही रोमन ही यूज़ करें। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करें, A की जगह लिखेंगे -4 प्लस 2B इक्वल टू -7। नेक्स्ट -4, इधर इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं एक इक्वेशन से एक साइड से दूसरी साइड पर, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो उसका साइन चेंज होता है। तो ये बन जाएगा 2B इज इक्वल टू -7 एंड +4। नाउ -7 + 4 विल गिव अस -3। वी विल गेट 2B इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। हमारे पास B बचा हुआ है जिसको हमने फाइंड करना है, वो आखिरी अजाब रह गया, अब इसी को आपने फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में जैसे यहाँ पे हमने किया था वही कुछ हमने यहाँ पे करना है। 2 से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लें, दिस 2 विल बी कैंसल्ड एंड B इज इक्वल टू -3/2। ये आपका आंसर आ गया। तो A B C D हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये हमारे पास एक तरह से इक्वल मैट्रिसेस की एप्लीकेशन है कि 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल हों, उनके अंदर कुछ अननोन्स हों, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यूअर्स आज के टॉपिक्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। मैंने कोशिश की है कि मैं इन डिटेल आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझाऊँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको
कवर अप करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।